बिना किसी हथियार के, बिना किसी हिंसा के अपने शरीर को कष्ट देकर दुनिया के बड़ी से भी बड़ी सरकारों को घुटने पर ला देना, यही है हंगर स्ट्राइक की ताकत, यानी भूख हड़ताल की ताकत। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में सोनम वांगचुक द्वारा किए गए भूख हड़ताल ने पूरे इंडिया, पूरे विश्व के ध्यान को खींचा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो भूख हड़ताल है इसका इतिहास क्या है और इसके नैतिक पहलू पर भी आज हम बात करेंगे और हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हंगर स्ट्राइक बड़ी से बड़ी सरकारों पर दबाव के रूप में काम करता है। दोस्तों, भूख हड़ताल का इतिहास सदियों पुराना है। अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो प्राचीन आयरलैंड में, यानी प्री क्रिश्चियन आयरलैंड में, जब किसी व्यक्ति के साथ अन्याय होता था तो वह व्यक्ति दोषी व्यक्ति के दरवाजे पर जाकर बैठ जाता था, न्याय की गुहार करता था और वह उपवास रहता था। जब तक उसे न्याय न मिल जाए वह कुछ खाता नहीं था, कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करता था और तब तक वह उपवास रखता था जब तक उसे न्याय न मिल सके। इसे ट्रोस्कार्ड कहा जाता था। अगर उपवास रखने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती थी तो जो दोषी व्यक्ति है उसको समाज में बहुत ही बदनाम माना जाता था। भारत में भी धरना और आमरण अनशन की ये परंपरा सदियों पुरानी है। दोस्तों, अगर आधुनिक भूख हड़ताल की बात करें तो सबसे पहले ब्रिटेन में एक महिला ने, जिनका नाम था मैरियन डनलप, उन्होंने जेल में भूख हड़ताल की। उन्होंने महिलाओं के वोट के अधिकार के लिए ऐसा कदम उठाया। भारत में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को सुव्यवस्थित ढंग से एक राजनैतिक और नैतिक हथियार बनाया। उन्होंने छुआछूत, सांप्रदायिक दंगों और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए कई बार आमरण अनशन किया। बॉबी सेंड्स के नेतृत्व में राजनीतिक कैदियों के दर्जे के लिए की गई आयरिश हंगर स्ट्राइक ने सबसे पहले दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया। आपने इरोम शर्मिला का नाम सुना होगा। उन्होंने भारत में अपसपा कानून के विरोध में लगभग 16 सालों तक भूख हड़ताल किया। उन्हें जबरन लिक्विड डाइट पे रखा जाता। तो अगर हंगर स्ट्राइक के नैतिक पहलू पर बात किया जाए तो हंगर स्ट्राइक में आप किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे होते हो, बल्कि आप स्वयं को कष्ट दे रहे होते हो। यह किसी व्यवस्था के प्रति विरोध जताने का सबसे शुद्ध साधन माना जाता है। इसमें आप किसी का क्षति नहीं पहुंचाते हो, आप किसी को हिंसा के लिए नहीं भड़काते हो, बल्कि आप खुद को कष्ट दे करके सरकार को यह संदेश देते हो कि मेरी बातें सुनी जाएं या जो मुद्दा है उस पर विचार किया जाए। और जब कोई व्यक्ति समाज के लिए या देश के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगा देता है तो समाज में उसके प्रति आदर बढ़ जाता है। लोग उसे आदर की नज़र से देखते हैं और उसके प्रति एक सहानुभूति प्रकट हो जाती है। जैसे जैसे अनशन करने वाले व्यक्ति के दिन बीतते जाते हैं उसकी तबीयत खराब होने लगती है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ती है, क्योंकि आम जनता के दिल में उस व्यक्ति के प्रति सहानुभूति प्रकट होती है और यह सहानुभूति ही एक जनता की ताकत के रूप में उभरती है, जिससे सरकार को एक भय लगने लगता है। आज के सोशल मीडिया के दौर में आज जो अनशनकारी है उसके तबीयत की खबर हमेशा टेलीविजन चैनलों द्वारा या सोशल मीडिया माध्यमों द्वारा पूरे विश्व में जा रहा है, जिससे सरकार की छवि पर असर पड़ता है। सरकार को इसमें डर यह होता है, एक लोकतांत्रिक देश में जहां पे चुनाव प्रक्रिया द्वारा जनप्रतिनिधियों का चयन किया जाता है, वहां पर सरकार के मन में यह डर हो जाता है कि अगर अनशन कर रहे व्यक्ति को कुछ भी हो गया तो इसका विपरीत असर उन पर पड़ेगा, क्योंकि आम जन में एक गुस्सा फूटेगा और वे लोग सरकार के खिलाफ हो जाएंगे, जिससे उस सरकार को चुनाव के दिनों में नुकसान हो सकता है। दोस्तों, हंगर स्ट्राइक केवल खाना नहीं खाने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक गूंगे समाज में अपने आवाज को बुलंद तरीके से पहुंचाने का एक माध्यम है।
यह इस बात का प्रमाण है कि बिना कोई एक पत्थर उठाए समाज में एक व्यवस्था के प्रति अपना रोष प्रकट करके उस व्यवस्था को पूरी तरह बदल देने का जो दृढ़ संकल्प है वह इस अनशनकारी माध्यम से किया जा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आज अनशन उतना ही प्रभावी है जितना गांधी जी के समय में हुआ करती थी? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।